हेलो स्टूडेंट्स, क्रिस्टोफर मार्लोव आज हम निपटाएंगे। हमारे इस लेसन में इम्पॉर्टेंट है हमारे एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट हैं, शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी हैं। शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है इन्होंने, शेक्सपियर के वर्क्स इन्हीं से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड पाए गए हैं, क्रिस्टोफर मार्लोव। तो हम शुरू करते हैं इनकी बायोग्राफी। टोटल 45 पॉइंट्स मिलेंगे आपको इस लेसन में आज के। ये वो पॉइंट्स हैं जो हमें इस बायोग्राफी में एक निचोड़ जो हम कह सकते हैं क्रिस्टोफर मार्लोव की, ये जो कहाँ कहाँ इनकी कंट्रोवर्सी पाई जाएगी, ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है। तो इनका बीए हो जाएगा इजीली। एमए की डिग्री इनको क्यों नहीं मिल रही है वो देखेंगे। स्पाई थे ये, सस्पेक्ट, क्वीन एलिजाबेथ के एजेंट माने जाते थे। वर्क इनके 6+ यही प्ले है, 2 पोएम्स हैं, 2 ट्रांसलेशन वर्क हैं, यही इनका वर्क है, इससे आगे कुछ नहीं है। अरेस्ट किया गया था, इन्हें क्यों किया गया था वो हम देखेंगे। इनकी डेथ से जुड़ी मिस्ट्री, नॉर्मल डेथ नहीं है इनकी, ओनली 29th एज में इनकी मृत्यु हो गई थी, कैसे वो हम देखेंगे। और एज अ शेक्सपियर र्यूमर, एक र्यूमर ये भी बनता है कि शेक्सपियर और ये एक ही व्यक्ति थे, तो वो क्या है, ये इतना सा इस पेज पर जो लिखा है ये सब आज हम इन 45 पॉइंट्स में क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा देख लेते हैं क्या है। ये हमारे ग्रेट एलिजाबेथन प्ले राइट हैं, पोएट, ट्रांसलेटर है। 1564 टू 1593 ओनली 29 वर्ष ये जीवित रहे। और बर्थ इनका जो है देख लेते हैं 26 फरवरी 1564, बैप्टाइज्ड। देखिए ये इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, इस पर क्या लिखा है, बैप्टाइज्ड लिखा है। तो ये एक प्रक्रिया होती है, कार्यक्रम होता है जिसके तहत किसी व्यक्ति को क्रिश्चियनिटी दिलाई जाती है, उस धर्म में उसको बिल्कुल संपन्न कराया जाता है कार्यक्रम। तो वो इनका 26 फेब को हुआ था, तो ये इसमें लिख दिया गया है। नीचे लिखा है एग्जैक्ट डेट नॉट नोन, ठीक है। ये बर्थ डेट लिखी रहती है 26 फेब सब जगह, लेकिन हाँ ब्रैकेट में बैप्टाइज लिखा है तो इसका मीनिंग अलग पाता है। कैंटरबरी, कैंट, इंग्लैंड में इनका जन्म होता, ब्रिटिश थे हमारे। डेथ की यदि बात करें 30 मई 1593, डेप्टफोर्ड, कैंट, इंग्लैंड, सेम प्लेस है, कोई दिक्कत नहीं है। ही ऑल्सो नोन एज किट मार्लोव, किट मार्लोव के नाम से भी ये जाने जाते थे, मार्लोव, किट मार्लोव, ठीक है। मदर कैथरीन, फादर जॉन मार्लोव शू मेकर थे। 1579 his family must have quite well off because Christopher Marlowe was sent to the King's School as a scholar। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा कि हाँ इनकी फैमिली ज़रूर ही पैसों में अच्छी रही होगी, क्वाइट वेल ऑफ, धनी रही होंगी, तो इनको अच्छे स्कूल, किंग्स स्कूल में भेजा गया था एज ए स्कॉलर। ये वहाँ एडमिशन लिए थे। 1584 रिसीव्ड अ स्कॉलरशिप लिए और बीए की डिग्री इनको मिली। कहाँ से, कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के तहत कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज, ये कॉलेज का नाम याद रखना है, ठीक है। 1584 बैचलर ऑफ आर्ट्स। नेक्स्ट हमारा 1587, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द यूनिवर्सिटी हेसिटेटेड टू अवॉर्ड हिम हिज मास्टर ऑफ आर्ट डिग्री। अब जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी वो इनको इनकी मास्टर ऑफ आर्ट डिग्री नहीं दे रही थी बिकॉज ऑफ अ र्यूमर दैट ही वॉज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ रोमन कैथोलिक, कि वो क्या है, सस्पेक्ट था उनके ऊपर कि वो रोमन कैथोलिक हैं। देखो अभी हमारा वर्ल्ड में बहुत कुछ चेंज है, धर्म को लेकर मानते हैं अपना अपना सब। वहाँ उस समय यह आता जो राजा रानी का धर्म है वही सारी प्रजा मानेगी, तो इन पे सस्पेक्ट था कि ये रोमन कैथोलिक मान रहे हैं। और एक पॉइंट और था, क्या पॉइंट था, इनको मास्टर ऑफ आर्ट डिग्री क्यों नहीं दी जा रही थी, ये कहीं फ्रिक्वेंसी के तहत एब्सेंट रहे। और कहा गया कि क्यों एब्सेंट रहे, तो ये एक गुड सर्विस कर रहे थे, एलिजाबेथ क्वीन के लिए कर रहे थे, तो ऐसा माना गया कि ये स्पाई थे और जासूस थे, ऐसा इनको बोला गया। हिज डिग्री वॉज अवॉर्डेड। फिर इतना तो था, इनको यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं दे रही थी, फिर भी इनको दी गई डिग्री। कब दी गई, जब प्रीवी काउंसिल यानी जो दरबारी थे, क्वीन एलिजाबेथ के दरबार में दरबारी होते हैं, प्रीवी काउंसिल होते कौन है, द प्रीवी काउंसिल वर अ ग्रुप ऑफ मैन अपॉइंटेड बाय द क्वीन टू एडवाइज हर। क्वीन को एडवाइस देने के लिए जो मैन रखे जाते दरबारी, वह प्रीवी काउंसिल। तो प्रीवी काउंसिल ने क्या करा, इंटरवेन किया, यूनिवर्सिटी को बोला कि नहीं आप इन्हें डिग्री दीजिए, ठीक है। इंटरवेंड ऑन हिज बिहाफ, इनके बिहाफ में प्रीवी काउंसिल आके बोलते हैं फॉर हिज फेथफुल डीलिंग एंड गुड सर्विस टू द क्वीन। और प्रीवी काउंसिल ने कहा कि ये फेथफुल व्यक्ति हैं, गुड का सर्विस कर रहे हैं क्वीन के लिए, तो आप इनको इनकी डिग्री नहीं रोकिए। तो ऐसा बोला गया कि हाँ इन्होंने क्वीन के लिए स्पाई का काम किया है। और ये वर्ड आता है क्या,
गुड सर्विस, ठीक है। तो वो गुड सर्विस क्या थी, इस पर सस्पेक्ट रहा, लेकिन कहा गया कि हाँ इन्होंने एज अ स्पाई काम किया। तो यहाँ इनकी जो एमए की डिग्री जो थी, यहाँ पे ये इनका एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट बनता है। 1587 में इनको मिली थी एमए की डिग्री। सेम टाइम ड्यूरिंग दिस टाइम ही इज़ ऑल्सो थॉट टू हैव बीन एम्प्लॉयड इन एलिजाबेथ फर्स्ट सीक्रेट सर्विस। बताई थी एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी हमारी क्वीन की सीक्रेट सर्विस में ये एम्प्लॉयड थे। ही इज़ फ्रीक्वेंट एब्सेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी से एब्सेंट रहते थे। ही वॉज वर्किंग एज सीक्रेट एजेंट फॉर सर फ्रांसिस वॉल्सिंघम। देखिए क्वीन एलिजाबेथ के स्पाई मास्टर कौन थे, सर फ्रांसिस वॉल्सिंघम, और इनके अंडर ये काम करते थे, ऐसा कहा गया था। ही वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द रेन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट। भाई जब ये इनके लाइफ टाइम में इंग्लैंड में किसका शासन था, तो एलिजाबेथ फर्स्ट थी 1558 और फिर से 1603 ये इनका लाइफ शासन का टाइम है। 1587 ही रॉट द प्ले टम्बरलेन, हिज फर्स्ट प्ले परफॉर्म्ड ऑन द रेगुलर स्टेज इन लंदन इन 1587। तो सेम ईयर है जब इनको एमए की डिग्री मिली, उसी साल उन्होंने अपना प्ले लिखा था। कौन सा, टम्बरलेन प्ले इनका लिखा था इन्होंने, जो उसका परफॉर्म भी किया गया। प्ले होते हैं अभी परफॉर्म होगा, जैसे नाटकों का प्रदर्शन नहीं होता है स्टेज पर, वैसे तो ये होता था वहाँ। पहले इसीलिए लिखते थे, पढ़ने के लिए नहीं, पहले उसका परफॉर्मेंस होता था। फॉलोइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम कैम्ब्रिज, क्रिस्टोफर मार्लो मूव टू लंदन। ग्रेजुएशन के बाद यूजी पीजी के बाद चले गए लंदन, इंग्लैंड टू परस्यू अ राइटिंग करियर, अपने राइटिंग करियर को परस्यू करने फुल टाइम, एंड रॉट प्ले आफ्टर मूविंग टू लंदन। और उधर जाकर उन्होंने अपने प्ले लिखना शुरू कर दिए। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क्स में इनके जो भी हैं उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्लेज इनके 6+1 हो जाते हैं। 6+1 इसलिए हो जाते हैं क्योंकि टम्बरलैंड के 2 पार्ट है, और 2 पार्ट को अगर 2 में नहीं गिनेंगे तो वो 6 ही कहलाएंगे। तो डाइडो क्वीन ऑफ कार्थरेज, ये जो इनका फर्स्ट प्ले है, सी जो लिखा है कंप्लीट, इसका मीनिंग है, ठीक है। कंप्लीट हुआ है ये 1586 में। टम्बरलेन पार्ट 1, टम्बरलेन पार्ट 2। पार्ट 1 आया 1587 में कंप्लीट हुआ था, पार्ट 2 1587 एंड 1588। द जी ऑफ माल्टा कंप्लीट हुआ था 1589 में, एंड डॉक्टर फॉस्टर हिज मोस्ट फेमस प्ले कंप्लीट हुआ था 1589, और लिखा है 6 एंड 1593। इसकी एग्जैक्ट डेट नोन नहीं है, तो ये दोनों कहीं ये लिखी है, कहीं ये लिखी है, या कहीं कुछ भी नहीं लिखा है, तो इस पर सस्पेक्ट रहता है। एडवर्ड द सेकेंड, ये कंप्लीट हुआ था इनका 1592 में। द मैसेकर एट पेरिस, ये कंप्लीट हुआ था 1593 में। मैसेकर मीनिंग होता है नरसंहार करना, सामूहिक हत्या कर देना। पेरिस में एक ऐसा रियल हुआ था कुछ, उस पर इन्होंने प्ले लिखा था। पोइट्री और ट्रांसलेशन, 2 पोइट्री 2 ट्रांसलेशन है। पहले ट्रांसलेशन लिखे हैं इनके, ल्यूकन्स का वर्क है फर्सेलिया, इन्होंने उसका क्या किया था, ट्रांसलेशन किया था। एग्जैक्टली वो वर्क किसका था, ल्यूकन का था, वर्क का नाम था फर्सेलिया, पर इन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया। और दूसरा इन्होंने किया था ओविड का एक वर्क था एमोरस द लव, कब हुआ था 1580 में इसका कंप्लीट, इन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया था। पोइट्री वर्क पे इनके आ जाते हैं, 2 ही पोइट्री वर्क हैं इनके, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, ये पोइट्री का नाम है इनके पोएम का। और इसकी जो फर्स्ट लाइन थी इस पोएम की, कम विथ मी एंड बी माई लव, बहुत ही फेमस लाइन है ये इनकी। द पैशनेट शेफर्स टू इज लव पोएम की ओपनिंग लाइन, फर्स्ट लाइन जो हमारी है, कम विथ मी एंड बी माई लव, वेरी फेमस लाइन है। ये पोएम का जो फॉर्म ऑफ पोइट्री की हम बात करें, पेस्टोरल है, जो देहाती पृष्ठभूमि पे लिखी जाती हैं पोएम्स, उनको हम पेस्टोरल कहते हैं। सेम बात और कि जो जॉन डन है हमारे, उनकी एक पोएम है द बेट, उसकी भी ओपनिंग लाइन सेम है। इतना बता दिया, ठीक है। अब इस पोएम के लिए द पैशनेट शेपर्स टू हिज लव के रिप्लाई में किसी ने लिखी थी एक और पोएम, वो कौन सी है, ये है वो पोएम जिस लिखी थी सर वॉल्टर ने। सर वॉल्टर रेले ने एक पोएम लिखी थी, रिप्लाई टू दिस पोएम क्या लिखा था उन्होंने, द निम्स रिप्लाई टू द शेपर्ड, उनकी पोएम का नाम ये था, ठीक है, द निम्स रिप्लाई टू द शेपर्ड्स। और उन्होंने ये पोएम हमारे क्रिस्टोफर मार्लो की पोएम का रिप्लाई में लिखी थी, ऐसा पहले चलता था। तो ये सर वॉल्टर रेले का नाम आएगा इसमें। और इनका जो दूसरी पोएम है हीरो एंड लिएंडर, कंप्लीट हुई थी इनकी 1593 में, अनफिनिश्ड रह गई थी,
मतलब 1593 में इनकी मृत्यु हुई थी, उसी समय की ये लिख रहे थे, अनफिनिश्ड रह गई थी और इसको सी नहीं माना जाएगा, मतलब ये है कि इस समय तक था ये। कंप्लीटेड बाय जॉर्ज चैपमैन, जब ये अनफिनिश्ड रह गई तो उसको कंप्लीट किसने किया, इसको फिनिश किसने किया था, जॉर्ज चैपमैन जो हमारे ऑथर थे, ट्रांसलेटर थे, इन्होंने किया। और जॉर्ज चैपमैन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने होमर का जो वर्क है उसको ट्रांसलेट किया था। उस वर्क को पढ़ा था जॉन कीट्स ने और ग्रीक भाषा सीखी थी। इतनी बातें शॉर्ट में हो गई। अब पोयम पे आ जाते हैं। इसमें हीरो होते हैं, एक लेंडर होता है। हीरो जो होती है प्रिस्टिस ऑफ वीनस होती है एंड लेंडर उसके प्यार में पड़ जाता है। वो एक सी को समुद्र को पार करके उससे मिलने जाता है। हेल्स पॉइंट उस समुद्र को कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सी। तो इतनी बात है हीरो एंड लेंडर पोयम के बारे में। उसको कंप्लीट किया था जॉर्ज चैपमैन ने। ये पोयम ऐसी बनेगा क्वेश्चन, क्रिस्टोफर मार्लोफ की कौन सी पोयम अनफिनिश्ड रह गई, उसे पूरा किसने किया, उसको फिनिश किसने किया, जॉर्ज चैपमैन ने किया। कब किया था, 1598 में किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन द 16th century England, the Renaissance, the cultural movement that revived interest in classical art and literature reached England। जो कि हमारा 16th century में रेनाइसा आया उठा था इटली से निकल के, तो वो इंग्लैंड में भी उस बढ़ा आगे क्लासिकल आर्ट और लिटरेचर की फील्ड में। तो ये उसी समय, इनका ही समय उस समय चल रहा था। एंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ मार्लोफ द थिएटर इन इंग्लैंड फ्लोरिश्ड। बताते हैं कि मार्लोफ के समय, देखिए 3 लोग आते हैं, मार्लोफ एंड बेन जॉनसन एंड शेक्सपियर, ये 3 थे। एलिजाबेथन थिएटर एक टर्म होता है, वो उसमें इन तीनों को ही रखा जाता है। तो इन तीनों, इनके समय पे बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश हुआ था, फला फूला था थिएटर की जो कला थी। ये लोग प्ले लिखते थे और उनका परफॉर्मेंस थिएटरों में किया जाता था, लोग देखने जाते थे। ये बताना वो चाह रहे हैं। अब इनके वर्क्स हम एक एक करके देख लेंगे, क्योंकि ले दे के 6 इनके प्ले हैं, 2 पोएम्स 2 ट्रांसलेशन। इनसे जब हम क्रिस्टोफर मार्लोफ पढ़ेंगे तो इनसे क्वेश्चन आएंगे। अलग से बनेंगे वीडियो, इससे अच्छा शॉर्ट में यहाँ भी देखने, अलग से जिनको डीप में देखना है वो डीप में देखें। डाइडो क्वीन ऑफ कार्थरेज, शॉर्ट प्ले है, ट्रेजेडी है। देखो हर प्ले में लिख तो दिया मैंने ट्रेजेडी, पर हाँ इनकी स्पेशलिटी ही ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी ही लिखी है इन्होंने अपनी। इज़ बिलीव्ड हिज फर्स्ट ड्रामा, कहते हैं कि इनका पहला ड्रामा था, बेस्ड ऑन वर्जिल्स एनीड। जो वर्जिल का वर्क था एनीड, उस पर ये बेस्ड था, ये रोमन पोइट थे वर्जिल। इट वॉज परफॉर्म्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ द चैपल, ये था कंपनी थी एक लड़कों की, बॉय एक्टर्स होते थे इसमें, चिल्ड्रन ऑफ द चैपल, उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया गया था पहली बार। और कब, 1587 से 1593 के दौरान के बीच में। ही रॉट इस प्ले विद पॉसिबल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय थॉमस नैश। ऐसा कहते हैं कि ये जो प्ले इन्होंने लिखा, डाइडो क्वीन ऑफ कार्थरेज, थॉमस नैश के साथ कोलाबोरेशन में लिखा। ये इसका फर्स्ट पेज है, डाइडो क्वीन ऑफ कार्थरेज का, द ट्रेजेडी ऑफ डाइडो क्वीन ऑफ कार्थरेज प्लेड बाय द चिल्ड्रन ऑफ अर मैस्टिफिस चैपल। तो लिखा है इसमें, देखिए नाम पढ़ लीजिए आप, क्रिस्टोफर रिटन बाय में लिखा है क्रिस्टोफर मार्लोव एंड थॉमस नैश। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि ये इनका जो प्ले है, कौन सा प्ले इन्होंने थॉमस नैश के साथ कोलाबोरेशन में लिखा, तो डाइडो क्वीन ऑफ कार्थरेज। कहीं से भी पूछे हमको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। टम्बरलेन फर्स्ट, ये इनका वर्क है, 1587 में लिख लिया, बेस्ड ऑन द ग्रेट एंड रथलेस सेंट्रल एशियन कन्क्वायर तैमूर द लंग। हम हिस्ट्री वाले बच्चे, तैमूर द लंग का नाम आता है ना, तैमूर लंग का नाम वही है ये। तो ये प्ले इन्होंने इसी के ऊपर लिखा था, इन्हीं के बारे में लिखा था। 1336 से 1405 इसका टाइम है ये तैमूर का। टम्बरलेन द ग्रेट वॉज अ 2 पार्ट प्ले, 2 पार्ट है इसके। पहले पार्ट में तैमूर के लाइफ दिखाई प्लस उसके विवाह तक का दिखा दिया। सेकंड पार्ट उसमें विवाह से लेकर मृत्यु तक का इन्होंने बताया। टम्बरलेन द ग्रेट पार्ट 2 आया था, 1590 में आया था। तैमूर राइजेस फ्रॉम शेपर्स टू वॉरलॉर्ड, देखिए शेपर्ड था वो, साधारण सा गरड़िया वॉरलॉर्ड बन गया था वो, बिल्कुल युद्ध वाला, क्या कहते हैं उसे, खूब अच्छे से जो लड़ते हैं युद्ध। इट इज़ अमंग द फर्स्ट इंग्लिश प्ले इन ब्लैंक वर्स, ये इनका फर्स्ट इंग्लिश प्ले था जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया। ये ब्लैंक वर्स में ही लिखते थे क्रिस्टोफर, ठीक है। तो ये टम्बरलेन द ग्रेट का फर्स्ट पेज आ गया। हु फ्रॉम द फ्लेट ऑफ अ शेपर्ड्स इन Scythia by his rare and wonderful conquests became a most proficient and mighty monarch। ये बात लिखी है टम्बरलेन प्ले में, किसके बारे में, तैमूर लेन के बारे में लिखी है। द जी ऑफ माल्टा इनका जो प्ले है, ट्रेजेडी है, फुल टाइटल इसका क्या है, द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द रिच जी ऑफ माल्टा। माल्टा प्लेस में एक जीव रहता था, यहूदी था, उसके बारे में कहानी है, लिखा है। कब लिखी गई, 1589 या 1590 के समय लिखी गई। बेस्ड ऑन टर्किश इन्वेजन ऑफ द आइलैंड इन
1565, ठीक है। टर्किश इन्वेजन, तुर्कियों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो उसके बारे में ये कहानी है। जीव ऑफ माल्टा 1565 में आई थी, हमारे क्रिस्टोफर मार्लो का ये प्ले है। इसमें कैरेक्टर है, देखिए बैरबस मेन कैरेक्टर है जो कि एक जीव था। फर्स्ट एडिशन इसका पब्लिश हुआ था 1592 में। अ स्टडी ऑफ द लस्ट फॉर वेल्थ विच सेंटर्स अबाउट बैरबस अ मनी लेंडर, ठीक है। पैसे के लिए जो एक लालच था उसके बारे में है ये। मनी लेंडर होता है बैरबस। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो शेक्सपियर की है वो इसी से इंस्पायर है। द जी ऑफ माल्टा से ही इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखी थी। एक एक पॉइंट बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, हर इस पे तो नहीं बोलेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है, बातें ही सारी इंपॉर्टेंट लिखी है। डॉक्टर फॉस्टर्स इनका फोर्थ प्ले था, मोस्ट फेमस प्ले इनका है, ये कंसिडर किया जाता है। 1605 में पब्लिश हुआ था। फुल टाइटल है इसका द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ डॉक्टर फॉस्टर्स। डॉक्टर फॉस्टर्स की लाइफ डेथ, उनकी हिस्ट्री, ट्रेजिक दुखद। मेन कैरेक्टर होते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स, एक जर्मन स्कॉलर होते हैं, उनके दो फ्रेंड होते हैं, वेल्डिस कॉर्नेलियस। और ये बेस किस पर है? बेस्ड ऑन अ रियल पर्सन, अ जर्मन स्कॉलर कॉल्ड जॉन फॉस्टर्स हु लिव्ड इन द लेट 15th एंड अर्ली 16th century and suppose sold his soul to the devil in return for magic power। और क्या है, डॉक्टर फॉस्टर्स जो होते हैं, ऐसा कहा गया है इस प्ले में, वो क्या करते हैं, अपनी सोल को बेच देते हैं और रिटर्न में क्या चाहिए रहता है उन्हें, मैजिक पावर्स के बदले। इस पर ये बेस्ड है। ये डॉक्टर फॉस्टर्स का फर्स्ट पेज, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ डॉक्टर फॉस्टर्स। एंड ये जीव ऑफ माल्टा का भी फर्स्ट पेज है, देख सकते हैं आप। इसका भी फुल टाइटल लिखा है, एज इट वाज प्लेड बिफोर द किंग। एडवर्ड द सेकेंड इनका जो प्ले है, हिस्टोरिकल प्ले, नाम से ही पता चल जाएगा, राजा रानी का नाम है। कंप्लीट हुआ था 1592 में, पब्लिश हुआ 1594 में, बेस्ड ऑन थर्ड वॉल्यूम ऑफ राफेल हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स। राफेल हॉलिनशेड का जो वर्क आते हैं क्रॉनिकल्स उन्होंने लिखे थे, उस पर ये बेस है। क्रॉनिकल्स मतलब ही हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल वर्क होता है क्रॉनिकल का मतलब। फिर भी देख लेते हैं क्रॉनिकल क्या होता है। क्रॉनिकल्स वॉज अ लार्ज कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री, स्पेशली दिख रहे हैं ब्रिटिश हिस्ट्री, पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम अबाउट इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। ब्रिटिश हिस्ट्री में यहाँ के जो वर्क आ जाते हैं, कहाँ की हिस्ट्री आ जाएगी, इंग्लैंड की, स्कॉटलैंड की, आयरलैंड की, ठीक है। 1587 में ये आया था इनका राफेल हॉलिनशेड का क्रॉनिकल्स। इसका फुल टाइटल एडवर्ड द सेकेंड का ये है, द ट्रबलसम रेन एंड लेमेंटेबल डेथ ऑफ एडवर्ड द सेकेंड किंग ऑफ इंग्लैंड विद द ट्रेजिकल फॉल ऑफ प्राउड मॉर्टिमर। मेरे पास वाइटनर जो है नहीं है, लॉकडाउन के समय मैं खरीद नहीं पा रही हूँ, इसलिए ऐसी मिस्टेक्स आपको दिख रही हैं, सॉरी फॉर दैट। अ ट्रेजिक स्टडी ऑफ अ किंग्स वीकनेस एंड माइजरी, एक ट्रेजिक स्टडी है किंग की कमज़ोरी और उसकी गरीबी को लेकर दिखाई गई है। एडवर्ड द सेकेंड इनका ये प्ले है, हिस्टोरिकल प्ले है, ट्रेजेडी है। ये इसका फर्स्ट पेज आप देख सकते हैं, डबल फॉर्म, ये उसका फुल टाइटल लिखा है पूरा सामने, मैंने पीछे बताया आपको। एडवर्ड द सेकेंड, द मैसेकर ऑफ पेरिस, मैसेकर मीन्स पता है ना, सामूहिक हत्या, नरसंहार। ये इनका लास्ट प्ले माना जाता है, पब्लिश हुआ था 1593, ट्रेजेडी है, कंप्लीटेड हुआ था ये, ऐसा नहीं कि अनफिनिश्ड रह गया हो। अच्छा ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये कंप्लीट, क्योंकि ये इस साल लिखा गया था, इस साल इनकी मृत्यु हुई थी, तो हमें लिखना पड़ेगा भाई ये कंप्लीटेड है, छोटा नहीं था। बेस्ड ऑन द साइन सेंट बार्थोलोम्यू, ये जो इवेंट हुआ था, ये जो घटना घटी थी, इनका नाम उसमें ज़रूर आता है, सेंट बार्थोलोम्यूस का डे मैसेकर विच टुक प्लेस इन पेरिस। पेरिस में ये हुआ था मैसेकर डे इन 1572, सच्ची घटना पर आधारित है ये इनका मैसेकर ऑफ पेरिस। 1572 में पेरिस में ऐसा एक नरसंहार हुआ था उस पर। और एक और वर्क आता है द मैसेकर ऑफ पेरिस, सेम टाइटल है, लेकिन वो लिखा था नेथेनियल ली ने। तो अगर पूछे द मैसेकर ऑफ पेरिस किसका है, तो क्रिस्टोफर मार्लो भी हैं उसके राइटर, और एक सेम नेम से लिखा था नेथेनियल ली ने। आपको दोनों पता होना चाहिए। कैरेक्टर्स के हेनरी फर्स्ट ड्यूक ऑफ गियर्स, सेटिंग है फ्रांस की, फ्रांस में ही बैठाया गया ये प्ले, वहीं का बैकग्राउंड दिखाया गया। इसका फर्स्ट पेज विद द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ गाइस मैसेकर एट पेरिस। यूनिवर्सिटी विट्स, क्रिस्टोफर मार्लो यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर थे, इसलिए हम ये थोड़ा सा देख लेंगे। इट इज़ अ फ्रेज यूज टू नेम अ ग्रुप ऑफ लेट 16th सेंचुरी इंग्लिश प्ले राइट। एक फ्रेज़ है ये यूनिवर्सिटी विट्स, जो कि 16th सेंचुरी में
जो 6 से 7 इंग्लिश प्ले राइट्स थे, लेखक थे, उनके ग्रुप को ये नाम दिया गया यूनिवर्सिटी विट्स। क्रिस्टोफर मार्लोव इसके मेंबर थे और हम क्रिस्टोफर मार्लोव की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं। तो 2 यूनिवर्सिटी थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 3 जो थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे, 3 थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, ये अलग थे दोनों। इन ना वो कैम्ब्रिज के थे ना ऑक्सफोर्ड के थे। थॉमस किड फिर भी इनको यूनिवर्सिटी विट्स में कंसीडर किया जाता है। तो कौन कौन से थे? क्रिस्टोफर मार्लोव, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश। थॉमस नैश तो वही है जिन्होंने इनके साथ मिलकर कौन सा वर्क लिखा इनका? टम्बरलेन कोलाबोरेट में लिखा। और रॉबर्ट ग्रीन कौन है? ये हमारे थे इनके समकालीन, कंटेम्परेरी रॉबर्ट ग्रीन। शेक्सपियर को इन्होंने अप स्टार्ट करो कहा था, रॉबर्ट ग्रीन ने बेइज्जती करी थी, वही हैं ये। और उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो 3 आते हैं, जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील, ये 3 आ जाते हैं। फिर थॉमस किड हैं, वो ना इसके हैं ना इस यूनिवर्सिटी के हैं, फिर भी वो कंसिडर किए जाते हैं यूनिवर्सिटी विट्स में। क्रिस्टोफर मार्लोव वॉज एन एलिजाबेथन पोइट, विलियम शेक्सपियर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेडिसेसर इन इंग्लिश ड्रामा। विलियम शेक्सपियर के पहले थे ये, उनके प्रेडिसेसर थे इंग्लिश ड्रामा में, और एलिजाबेथन पोइट भी हैं। ही इज़ नोटेड स्पेशली फॉर हिज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्रामेटिक वर्स। ड्रामेटिक वर्स के लिए जाने जाते हैं, स्पेशली इन अ प्ले राइट करियर दैट स्पैंड लिटिल मोर। जो इनका प्ले राइट करियर है जो कि बहुत ही लिटिल था, छोटा सा था, 6 साल का, ज़्यादा कहाँ लिखा, मृत्यु इतनी इनकी हो गई थी जल्दी। मार्लोव्स अचीवमेंट वर डाइवर्स एंड स्प्लेंडेड। तब भी जो इनके अचीवमेंट्स थे बहुत ही डाइवर्स यानी विविध प्रकार के अचीवमेंट थे। प्ले भी लिख लिया, ट्रेजेडी लिख ली, पोइट्री लिख दी, ट्रांसलेशन कर लिया, सब कुछ। और स्प्लेंडेड मैग्निफिसेंस थे, बहुत शानदार। He worked as a secret agent. It is evident in the letter that Privy Council sent to Cambridge on Christopher's behalf. देखो ये बात पहले बताई, चूँकि जब उनके एमए की डिग्री नहीं दे रहे थे तो फिर प्रीवी काउंसिल ने एक इनके तरफ से एक लेटर भेजा था इस यूनिवर्सिटी को। ऐसा कौन कर देगा? गवर्नमेंट की तरफ से प्रीवी काउंसिल है, दरबारियों का समूह, इनके लिए ऐसे ऐसे इतने खास क्या थे, ऐसे क्या करा था इन्होंने? तो ऐसे कहते हैं एज अ सीक्रेट एजेंट, ये सीक्रेट एजेंट थे, इसीलिए वो जो लेटर था वो इस बात का एविडेंट है कि इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनके बिहाफ में भेजा था प्रीवी काउंसिल ने कि भाई इनको प्रोवाइड कर दो डिग्री, ये एब्सेंट थे तो कोई इनके लिए कुछ गुड सर्विस कर रहे थे। फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा ये पॉइंट्स इनका जो बनता है 20 मई 1593 इनकी मृत्यु से जस्ट 10 दिन पहले, 30 मई को इनकी मृत्यु हम अभी आगे देखेंगे। 20 मई को इनको अरेस्ट किया गया था फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग एन एथियस्ट। द पेनल्टी फॉर दिस क्राइम वॉज बीइंग बर्न एट द स्टेक। देखो इनको अरेस्ट किया गया, क्राइम था इनका कि ये एथियस्ट थे, और इसकी जो पेनल्टी थी इस क्राइम की कि इनको जला दिया जाए, स्टेक पर लटका दिया जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया? रादर देन बीइंग जेल, ना कि इनको जेल भेजा या टॉर्चर करने के बदले ही वाज रिलीज, इनको छोड़ दिया गया। डेली रिपोर्ट कोर्ट ऑफिसर, और ऐसा कहा गया कि तुमको छोड़ देते हैं लेकिन तुम डेली आके रिपोर्ट करोगे कोर्ट ऑफिसर को, पुलिस में, जैसे पुलिस स्टेशन में। तो ये एक घटना हुई 10 दिन पहले मात्र, ठीक है। अभी ये हमको साइन मिल रहे हैं कि ऐसे जो क्राइम के पीछे इनको छोड़ दिया गया, वो क्यों छोड़ दिया गया, ठीक है। तो इन पे थोड़ी मेहरबानी थी ना गवर्नमेंट की। 30 में आ जाते हैं 1593। क्रिस्टोफर वॉज किल्ड बाय इनग्राम फ्रीजियर। देखिए ये नाम रहेगा, थोड़ा ध्यान हमको, इनग्राम फ्रीजियर के द्वारा इनको मार दिया गया था। आफ्टर अ फाइट ब्रोक आउट बिटवीन द टू मैन, दो लोगों के बीच एक छोटी सी फाइट हुई थी बिल को लेकर। ही वॉज किल्ड बाय इनग्राम हु स्टैब्ड हिम, और इनग्राम ने इनको स्टैब्ड कर दिया, चाकू घुप के मार डाला। ही वॉज ओनली 29 व्हेन ही डेड। ये तो इनकी मृत्यु की घटना हमने पढ़ ली। 10 दिन पहले क्या हुआ था, अरेस्ट किया था, वो भी देख लिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है जो क्वीन के वो थे, स्पाई मास्टर थे, जिनका नाम हमने भी पहले पढ़ा था, ऐसा कहते थे 4 दिन पहले क्वीन ने ही इनकी मृत्यु का ऑर्डर निकाला था। क्योंकि जैसे ये जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं ये इनकी पहचान तो उजागर कर नहीं सकते ना। अगर इनका जब यूज़ ख़त्म हो जाता है तो फिर कहते हैं भाई, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा। ऐसा भी, ये सब रूमर्स हैं, जो मैंने पढ़ा इनके बारे में आपको पढ़ाने के लिए, तो मुझे पता चला, और जिसने बताया वो रूमर्स ही बोल के बता रहा है, क्लियर नहीं। ही वॉज फॉरमोस्ट एलिजाबेथन ट्रेजेडियन हु इन्फ्लुएंस शेक्सपियर्स ग्रेटली एंड शेक्सपियर्स वर्क। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बार बार बताने वाली बात है कि शेक्सपियर सबसे ज़्यादा इनसे इन्फ्लुएंस थे। Christopher Marlowe is one of the most suggestive figure of the English Renaissance and the greatest Shakespeare's predecessor, greatest English dramatist before SS. शेक्सपियर से पहले ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट यही माने जाते थे।
शेक्सपियर का जो वर्क है हेनरी एट, ये जो हेनरी एट शेक्सपियर का वर्क है टम्बरलेन से ही प्रभावित होकर इन्होंने लिखा था। ही रॉट ओनली ट्रेजेडीज एंड वॉज नोन एज द फर्स्ट एलिजाबेथन ट्रेजेडियन। शेक्सपियर तो इनके बाद आए ना, तो ये तो फर्स्ट एलिजाबेथन ट्रेजेडियन कहलाते थे और इन्होंने केवल ट्रेजेडीज ही लिखी। बेन जॉनसन ने इनको एडमायर किया था मार्लो माइटी लाइन बोलकर इनकी राइटिंग वर्स के लिए। ही इज़ नोटेड स्पेशली फॉर इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स। ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया अपने वर्क में। ठीक है, ब्लैंक वर्स मतलब फ्री में लिखना, इसमें कोई राइम्स को फॉलो नहीं किया जाता। ब्लैंक वर्स वो होता है लिख रहे हैं वर्क लेकिन राइम्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई तुकबंदी फॉलो नहीं करते हैं, लिखते चले जाते हैं, उसको ब्लैंक वर्स कहते हैं। ऑफन ही वाज डिस्क्राइब्ड एज अ स्पाई, जैसा कि इनको क्या क्या बोला गया, स्पाई बोला गया, जासूस, अ ब्रोलर, ठीक है, विवाद करने वाला, अ हेरेटिक, विधर्मी, एज वेल एज अ मैजिशियन, ड्यूलिस्ट, टबैको यूज़र्स, काउंटरफीटर यानी कि जालसाज, रैखेल, ये सारे इनको नाम दिए गए स्पाई के अलावा भी। ओकेजनली ही इन्वाइटेड ट्रबल्स फ्रॉम द अथॉरिटीज़ बिकॉज ऑफ हिज वायलेंट एंड डिसरिप्यूटेबल बिहेवियर। कई बार ये अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं अपने बिहेवियर की वजह से। 33 पॉइंट हमारा है इनका कंट्रीब्यूशन इंग्लिश ड्रामा को क्या रहा, किस तरह का इनका लेखन रहा, उसकी क्या क्वालिटीज़ रहीं। हिज ट्रेजेडीज बिगिनस एंड एंड विद द हीरो, शुरुआत और अंत हीरो से ही होगा। द मेडिवियल कंसेप्शन ऑफ ट्रेजेडी वॉज डिस्टिंक्टिवली मॉरल। तो एक जो उसका कंसेप्शन होता था इनकी ट्रेजेडी का स्पेशली क्या होता था, मोरल, कुछ नैतिकता उसमें मिलेगी आपको। ही इम्प्रूव्ड एंड मॉडिफाइड कंसेप्शन ऑफ ट्रेजेडी हेल्ड इन द मिडिल एजेस, और जो मिडिल एजेस में जिस तरह की ट्रेजेडीज लिखी जाती थी उसको इन्होंने इम्प्रूव किया। ठीक है, ही इम्पैक्ट पैशन एंड फोर्स टू ड्रामा, ये चीज़ें भी इन्होंने ड्रामा में पुट करी, पैशन, फोर्स। एंड मार्लो एडेड पोइटिक ग्रैंड्योर एंड पोइटिक एक्सेलेंस टू ड्रामा, ड्रामा में पोइट्री को बिठाना, किस तरह से पोइट्री की जो ग्रैंड्योर है उसको रखना, ये सब इन्होंने करा। ही ऑल्सो रिफॉर्म्ड क्रॉनिकल प्लेज ऑफ हिस टाइम, जो क्रॉनिकल प्ले होते थे, हिस्टोरिकल प्ले जिसको हम कह सकते हैं, उसको भी उन्होंने रिफॉर्म करके अच्छे में लिखा। दे वर फॉर्मलेस एंड प्योर इन कैरेक्टर, कैसे थे वो, फॉर्मलेस थे पर कैरेक्टर में प्योर थे। ही हैड फेथ इन रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, और उनका जो फेथ था रेट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी प्रतिशोध का जो न्याय हो लेना है उसमें ये फेथ रखते थे, विश्वास। एंड ऑल ईविल डूअर्स हैव टू सफ़र फॉर देयर मिस्टेक्स, और ऐसा इनका मानना था कि जितने भी ईविल डूअर्स हैं, बुरा करने वाले, उनको मिलेगा, सफ़र करेंगे वो मिस्टेक्स के लिए अपनी। ही रेज्ड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ड्रामा टू अ हायर लेवल, सब्जेक्ट मैटर जो था ड्रामा का वो भी उन्होंने हायर लेवल पे पहुंचाया। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जो ने जल्दी से जो माइंड में भी ना आए, पब्लिक को अपील करते थे वो। ही गेव लाइफ एंड रियलिटी टू कैरेक्टर, इनके कैरेक्टर बिल्कुल रियल लगते थे। नो लॉन्गर पपेट्स बट लिविंग, पपेट्स नहीं लगते थे वो, लिविंग लगते थे बिल्कुल। ही प्रोवाइडेड अ बिट हेरोइक सब्जेक्ट्स दैट अपील्ड टू द इमेजिनेशंस ऑफ द ऑडियंस, इस तरह के सब्जेक्ट्स, हीरोइक माने बहुत ज़्यादा बहादुरी वाले, जो कि पब्लिक की इमेजिनेशन को, ऑडियंस को अपील करते थे, इमेजिनेटिव एकदम माइंड में आ जाए। अच्छा, कुछ इनके वर्क्स में कमियां थी, थोड़ा ज़्यादा नहीं पर होंगी, ऑब्वियस बात है। तो फीमेल कैरेक्टर नहीं ज़्यादा लैक था उसका बिल्कुल। इग्नोर्ड माइनर फिगर्स इन स्ट्रेटजी, छोटे छोटे जो माइनर फिगर्स होते हैं उनको ज़्यादा उठा के नहीं दिखाते थे ये। नो यूनिटी इन प्लॉट कंस्ट्रक्शन, हिज प्लेज आर डेफिशिएंट इन ह्यूमर, ह्यूमर नहीं मिलेगा, एकदम थोड़ा मजाकिया टाइप। नो वेल यूनिफाइड पैटर्न ऑफ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, ऑल दो ड्रामा आर डेफिशिएंट्स इन ड्रामेटिक क्वालिटीज़, इनके जो ड्रामा थे डेफिशिएंसी थी, कमी थी उनमें, ड्रामेटिक क्वालिटीज़ की कमी थी इनके ड्रामा में। बट दे आर रिच इन ड्रामेटिक थॉट्स एंड फीलिंग्स, फिर भी ड्रामेटिक थॉट्स एंड फीलिंग्स में वो रिच पाए जाते थे। वेस्टमिंस्टर एबे इंस्टॉल्ड अ विंडो मेमोरियलाइजिंग क्रिस्टोफर मार्लो इन 2002, ये जो प्लेस है यहाँ पर कई सारे मोस्ट फेमस पोइट्स की एक विंडो क्रिएट की जाती है, उनको याद के रूप में एक उनका एक प्लेस उनको दिया जाता है वहाँ पे, और जो कि शुरुआत हुई थी जॉफरी चौसर से, जिनका ब्यूट किया गया था यहाँ पर 1400 में, तब से शुरुआत हुई थी। तो वहाँ पे इनको भी 2002 में स्थान मिला था क्रिस्टोफर मार्लोव को। शेक्सपियर पेड ट्रिब्यूट टू क्रिस्टोफर मार्लोव इन वर्स, शेक्सपियर ने भी इनको ट्रिब्यूट किया था, किस तरह से देखते हैं, ये है कि शेक्सपियर इंक्लूडेड वन ऑफ मार्लोव्स लाइन फ्रॉम हीरो एंड लिएंडर, शेक्सपियर ने इनको इस तरह से ट्रिब्यूट किया था कि इनकी जो पोयम थी हीरो एंड लिएंडर, उसकी एक लाइन अपने प्ले में ऐड कर दी थी, इन एज यू लाइक इट, जो इनका प्ले था उसमें वो लाइन थी, हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट,
ये इनकी लाइन थी हीरो एंड लिएंडर पोएम की, और शेक्सपियर ने इसे अपने एज यू लाइक इट में यूज़ किया था, इनको इस तरह से ट्रिब्यूट किया था। क्रिस्टोफर मार्लो वॉज अ पायनियर ऑफ द एलिजाबेथन थिएटर। एलिजाबेथन थिएटर में जब नाम आएगा तो इनका नाम ज़रूर आएगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा क्रिस्टोफर मार्लो का नाम। इसके पायनियर थे, पथ प्रदर्शक कहते हैं। एल्डस हक्सले 1923 नॉवल एंटिक हे, जो इनकी एक नॉवेल थी, उसका टाइटल इन्होंने लिया था, क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क था जो एडवर्ड सेकंड, उसमें ये लाइन थी, तो ये एल्डस हक्सले ने अपने प्ले के टाइटल के रूप में यूज़ करी थी, माई मैन लाइक सटायर्स ग्रेजिंग ऑन द लॉन्स। एक और प्ले आता है, देखो मैंने आपको सारे पढ़ा दिए इनके प्ले, पोएम एंड ट्रांसलेशन, फिर भी एक ये प्ले का नाम आएगा अलग से। अलग से क्यों? ऐसा था कि ये इसके राइटर्स के ग्रुप किसी एक ने नहीं लिखा था, और जिन्होंने लिखा था 4-5 लोगों का नाम आता है, उसमें इनका भी नाम आता है, तो पूरी तरह से इनको उसमें हम नहीं दे सकते कंट्रीब्यूशन कि हाँ भाई इन्होंने लिखा था। फिर भी हाँ, ऐसा कौन सा प्ले था जिससे ये जुड़े रहे, कई सारे पोइट्स जुड़े थे जिसमें 5-6 लोग जुड़े थे, तो कौन सा प्ले है वो? लस्ट डोमिनियन वॉज एट्रीब्यूटेड टू मार्लो अपॉन इट्स इनिशियल पब्लिकेशन इन 1657। कहा गया था हाँ भाई उसमें 4-5 लोगों ने लिखा था, तो उसमें ये भी थे, मार्लो भी थे। कंटेम्प्रेरी राइटर्स इनके शेक्सपियर, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पीले, बेन जॉनसन, थॉमस नैश, इन सब ने क्या तारीफ़ करी थी क्रिस्टोफर मार्लोव की उनकी मृत्यु के बाद, तो वो देख लेते हैं। जॉर्ज पीले बोले मार्ले द म्यूज़ डार्लिंग। अच्छा, मार्ले इनका नाम है, ठीक है। किट मार्लोव जैसे बताया ना स्टार्टिंग में, क्रिस्टोफर मार्लोव, किट मार्लोव एंड मार्ले भी इन्हीं को कहते थे, प्यार का नाम। मिशेल ड्रेटन कहते हैं हैड इन हिम दोस ब्रेव ट्रांसल्यूनरी थिंग्स दैट द फर्स्ट पोइट हैड। ऐसे फर्स्ट पोइट यही हैं जिन्होंने अलग से जो ब्रेवरी थिंग्स दिखाए। बेन जॉनसन मार्लोव्स माइटी लाइन, मार्लोव्स माइटी लाइन, ये लाइन ब्रेन जॉनसन ने बोली इनके लिए। थॉमस नैश जो है पुअर डिजीज्ड किट मार्लोव, किट मार्लोव लाइन देखो इन्होंने बोली, थॉमस नैश ने, पुअर डिजीज्ड किट मार्लोव। नेक्स्ट, लिटरेरी मूवमेंट किस से जुड़े थे, ये कौन से मूवमेंट के तहत अगर गिने जाएंगे तो वो था इंग्लिश रेनाइसा थिएटर या फिर एलिजाबेथन थिएटर। एलिजाबेथन थिएटर में ये जुड़े थे इस मूवमेंट से। छोटा सा मूवमेंट है जो कि चला था 1562 से 1642 का समय है, ये समय है इस मूवमेंट का, ठीक है। इस समय के जो थिएटर वर्क हुआ वो समय था लिटरेरी मूवमेंट का। एंड दिस इज़ द स्टाइल, किसको कह रहे हैं एलिजाबेथन थिएटर? उस स्टाइल को, जो स्टाइल है प्ले लिखने का, किसका? विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लोव एंड बेन जॉनसन के प्ले लिखने का जो स्टाइल है उसे एलिजाबेथन थिएटर कह देते हैं। सर ये तो हो गया हमारा क्रिस्टोफर मार्लोव का पूरा जो हमने शुरू में देखा था सारे पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट हमारा अभी रह गया कि एज शेक्सपियर, इनको एज शेक्सपियर माना गया। कि र्यूमर आई थी, इनका अरेस्ट भी देख लिया, डेथ मिस्ट्री देख ली, वर्क देख लिया और ये सब देख लिया हमने। अच्छा, ये भी देखते हैं हम, एज शेक्सपियर। मैंने इसे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये र्यूमर है और एज इट इज़ मैंने इसको ले लिया वहीं से। एन आर्ग्यूमेंट हैज़ अराइजन, एक आर्ग्यूमेंट उठता है इनके बारे में लेकर, नोशन मार्लोव को लेकर, फेक कहते हैं भाई, झूठ, सच नहीं, हिज डेथ, इनकी डेथ को लेकर कि ही कंटिन्यू टू राइट अंडर द अज्यूम नेम टू विलियम शेक्सपियर। ऐसा कहते हैं इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इन्होंने ऐसा उड़ा दिया था और फिर ये शेक्सपियर के नाम से लिखने लगे। विलियम कहने का मतलब ये विलियम शेक्सपियर यही थे, कोई अलग से नहीं थे। क्योंकि देखो 1593 में इनकी मृत्यु हुई थी और शेक्सपियर का जो वर्क शुरू हुआ था छपना, पब्लिश होना, वो भी इसी ईयर से शुरू हुआ था। शेक्सपियर भी एकदम से 1593 से ही लोगों की नज़र में आए थे, उठ के एकदम फेमस हुए थे। ऐसा सिर्फ फेक बात है, ये लिखा है बार बार कि भाई उस पर कोई एविडेंस नहीं है। ऑर्थोडॉक्स एकेडमिक कॉन्सेंसस रिजेक्ट अल्टरनेटिव कैंडिडेट्स फॉर ऑथरशिप ऑफ शेक्सपियर प्ले एंड सॉनेट्स इंक्लूडिंग मार्लोव। तो ये कहा गया है एज शेक्सपियर इनको माना गया, पर ये र्यूमर है। ये देखो यहाँ भी लिखे हैं ऐसे पॉइंट्स कि सम पीपल बिलीव दैट क्रिस्टोफर मार्लोव वॉज अ स्पाई, कि वो एक स्पाई थे। किसके लिए काम करते थे? फ्रांसिस वॉलसिंगम के लिए काम करते थे। दैट हिज डेथ वॉज एन असैसिनेशन, और इसीलिए इनकी जो डेथ थी, इनकी जो मृत्यु थी वो नॉर्मल, एक मृत्यु नहीं थी, हत्या नहीं थी, सॉरी, एक नॉर्मल नहीं था वो, उनकी हत्या की गई थी, असैसिनेशन था वो। नॉट जस्ट अ डिस्प्यूट दैट गॉट आउट ऑफ हैंड, और ऐसा कोई
सिर्फ एक वो झगड़ा नहीं था, वो सब षड्यंत्र था। अदर थिंक दैट क्रिस्टोफर मार्लोव फेक्ड हिज डेथ, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं क्रिस्टोफर मार्लोव ने अपनी मृत्यु झूठी अफवाह उड़ाई थी। चेंज हिज नेम टू विलियम शेक्सपियर एंड कंटिन्यू टू राइट प्लेस, नाम चेंज करा विलियम शेक्सपियर और लिखना शुरू कर दिया। हाउएवर मोस्ट अकेडमिक्स डोंट बिलीव दैट, ज़्यादातर अकेडमी बिलीव नहीं करती इस बात पे, दैट क्रिस्टोफर मार्लोव एंड शेक्सपियर आर वन एंड द सेम, कि वो सेम ही थे दोनों, नहीं, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है। वी विल प्रोबेबली नेवर नो द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ मार्लोव डेथ, हमको कभी मार्लोव की डेथ की एग्जैक्ट डिटेल नहीं मिलेगी, बिकॉज द चांस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू डॉक्यूमेंट्स और अदर एविडेंस दैट शेड्स मोर लाइट ऑन द इवेंट्स इज़ वेरी स्लिम। यदि हम सोचें डिस्कवर करें, उनकी मृत्यु से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पता करें, तो नहीं पाए जाएंगे ना, काफ़ी समय हो गया, एविडेंस नहीं है। पर इतनी बातें बोली जाती हैं, पर र्यूमर्स में माने आप, दो अलग व्यक्ति हैं ये हमारे क्रिस्टोफर मार्लोव हैं। टोटल हमने इनके कंप्लीट कर लिए 45 to 48 पॉइंट्स। क्रिस्टोफर मार्लोव, ड्रामाटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन पीरियड। तो फ्रेंड्स आज के इस लेसन में इतने ही पॉइंट्स, और मास्टर कैडर एग्ज़ाम है जो हमारा पंजाब का, उसके बच्चों के लिए मैंने ये बनाया, सभी के लिए है पर वो स्टूडेंट्स स्पेशली बोले उनका जो एग्ज़ाम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।